हेलो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था फर्म का समापन, जिसके अंतर्गत जब हमने फर्म के समापन का दूसरा वीडियो बनाया था तब हमने आपको फर्म के समापन पर जो लेखांकन करना होता है उसके लिए बैलेंस शीट की विभिन्न आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस किया था। बताया था मैंने आपको एसेट्स को रियलाइजेशन में, कैश को कैश अकाउंट में, पार्टनर लोन और संचित हानि और कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल जो लायबिलिटी साइड में दिया हुआ ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा और ये संचित लाभ होंगे इनको पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर लोन का अलग से भुगतान करेंगे और आउटसाइड लायबिलिटी और फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये बैलेंस शीट की विभिन्न आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने आपसे चर्चा की थी। और लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था, थर्ड वीडियो जो बनाया था फर्म के समापन का, उसमें हमने आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया था और रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है ये भी हमने चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में जो शेष मदें रह गई हैं संपत्तियों के और दायित्वों के अलावा, उन शेष मदों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहां पे एक मद रह जाती है अपनी संचित हानि। इन संचित हानियों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है सर? इनको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जब हानियों को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो इस वजह से कैपिटल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपको पता है कि कैपिटल का जो शेष होता है वो क्रेडिट होता है और कैपिटल में जब कमी हो जाती है तो कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो यहाँ पे इन हानियों को जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी और कैपिटल कम होने से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। इसलिए पार्टनर कैपिटल में जब हम हानियों को ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर कैपिटल कम होने की वजह से डेबिट हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और जब हानियां कैपिटल में ट्रांसफर होंगी तो हानियां क्या हो जाएगी? अपलिखित हो जाएगी। और आपको पता है कि जब कोई भी खाता अपलिखित होता है तो विपरीत पक्ष में चला जाता है। तो ये हानियां थी, इसका मतलब हानियों का शेष क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये पहले डेबिट थी, अब ये अपलिखित होंगी पूंजी खाते में ट्रांसफर होके, तो डेबिट से क्या हो जाएगी सर? क्रेडिट हो जाएगी। तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे या लिखेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड लॉसेज में क्या ट्रांसफर होता है सर? एक्यूमुलेटेड लॉसेज में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, जिनको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस के नाम से कहीं ना कहीं दिखाया जा सकता है। तो ये संचित हानियों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और ये जो हानियां हैं साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में जो भी होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात चर्चा करेंगे किसकी सर? फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए ऋण हेतु। देखिए, यहां एसेट साइड में पार्टनर का लोन दिखाया हुआ है। एसेट में पार्टनर का लोन दिखाने का मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो फर्म ने जब ये लोन पार्टनर को दिया था तो फर्म पार्टनर से लोन की रिकवरी करेगी। तो रिकवरी करने के लिए जरूरी नहीं है कि पार्टनर फर्म को कैश पेमेंट करे इस लोन के लिए। तो फर्म क्या कर सकती है? पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है उस कैपिटल से इस लोन के अमाउंट को चार्ज कर लेगी। तो जब लोन की अमाउंट को चार्ज कैपिटल से करेगी तो कैपिटल क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी, क्योंकि ये लोन कैपिटल से निकालना है। कैपिटल से लोन निकालेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आपको पता है कैपिटल जब कम होती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहां एंट्री कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये लोन जब कैपिटल में ट्रांसफर हो गया तो लोन पहले क्या था सर? डेबिट था, एसेट साइड में था। इसका मीनिंग तो डेबिट था, तो अब ये लोन कैपिटल से चार्ज हो गया तो लोन के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जिस पार्टनर का लोन है उस पार्टनर की कैपिटल से ही हमें इसको चार्ज करना है। तो एंट्री लोन दिए गए ऋण हेतु फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए ऋण हेतु एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये तो हो गई पार्टनर लोन और संचित हानियों की प्रविष्टि। अब हम चर्चा करते हैं सर, ये पार्टनर कैपिटल का जो यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया इसका क्या करना है? तो देखिए, ये बैलेंस है, बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसका बैलेंस बीडी बनेगा, ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और कौन सी साइड चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा। इस बैलेंस के लिए हमें कोई प्रविष्टि नहीं करनी होती है। तो इधर एसेट साइड की आइटम सारी कंप्लीट होती है अपनी। अब हम चर्चा करेंगे लायबिलिटी साइड में जो आइटम दी हुई उन पर। लायबिलिटी साइड में आपको दिया हुआ ये पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल का मतलब ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है
और जो बैलेंसेज होते हैं उनके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। ये जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी के नाम से आएगा। और ये है संचित लाभ। संचित लाभ मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, या कोई भी रिजर्व हो सकता है, या कोई भी फंड हो सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को छोड़कर बाकी सारे फंड जो यहां पे आ जाएंगे संचित लाभों में। तो अब इन लाभों का ट्रीटमेंट क्या था सर, ये पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। तो लाभ जब कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए अपन यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर। पार्टनर कैपिटल तो क्रेडिट हुआ, लेकिन डेबिट किसे करना, देखिए हमने क्या किया है, इन संचित लाभों को कैपिटल में ट्रांसफर किया है। तो लाभों का शेष क्या है सर, लायबिलिटी साइड में दिखाई हुए ना, इसका मीनिंग इनका क्रेडिट बैलेंस है। वैसे भी लाभों का शेष क्रेडिट होता है, तो ये इन लाभों का क्रेडिट शेष है। और ये लाभ कैपिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्रेडिट से डेबिट हो जाएंगे तो इनका खाता बंद हो जाएगा। तो यहां ये सब संचित लाभ हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिसमें क्या आ रहा है सर, इसमें P&L का क्रेडिट आ रहा है, इसमें सर कोई रिजर्व आ रहा है, या इसमें कोई फंड आ रहा है। इनको हम क्या कर देंगे सर, इनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं इनके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। या तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, या ये कोई रिजर्व है, या फिर ये कोई फंड है, तो इनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, किस रेशियो में पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जो भी आपका लाभ अनुपात है, लाभ हानि अनुपात, जो भी लाभ हानि अनुपात है उस अनुपात में यहां पे हस्तांतरित हो जाएंगे। आई थिंक इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए यहां दिया हुआ था पार्टनर लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमें अलग से चर्चा करनी है, अभी चर्चा करेंगे इस पर। पार्टनर लोन दिया हुआ है तो लायबिलिटीज साइड में पार्टनर लोन दिया हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, इसलिए फर्म की लायबिलिटी है। तो फर्म इस लोन का रीपेमेंट करेगी पार्टनर को। और मैंने बताया था कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये जो पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो फर्म इस लायबिलिटी का अलग से भुगतान करेगी। तो साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण के लिए फर्म क्या करेगी, इस लोन का भुगतान करेगी। जब लोन का भुगतान किया जाएगा तो फर्म के पास से कैश गई, और आपको पता है कि कैश जब गई तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। इस लोन का भुगतान हो गया। लोन क्या था, एक लायबिलिटी था, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस था। जब इसका भुगतान हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहां कर देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। तो ये प्रविष्टियां होंगी इसके लोन के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और आउटसाइड लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में समझ चुके हैं, इनको दोबारा डिस्कस हमें नहीं करना है। अब रह गया क्या सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हमें समझना है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब हानियों को हम हस्तांतरित करेंगे तो एंट्री क्या होगी सर, पार्टनर कैपिटल टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज होगी। फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए ऋण के लिए प्रविष्टि पार्टनर कैपिटल से इसको चार्ज करेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंट्री होगी। और संचित लाभों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व या फंड, यानी संचित लाभों को डेबिट करके पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। साझेदार द्वारा फर्म को दिया गया ऋण, साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो ये फर्म के लिए दायित्व था, इस दायित्व का फर्म अलग से भुगतान करती है। तो लोन का भुगतान हो गया, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट प्रविष्टि कर दी जाएगी। तो अब हम ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड यानी कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के संबंध में हमें प्रविष्टि करना। देखिए,
कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का निर्माण हमने क्यों किया था कि अगर किसी भी समय कर्मचारी को क्षति होती है तो उस क्षति की पूर्ति हम करेंगे इस संचय से। तो अगर इस संबंध में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हो रहा है, यदि पहला पॉइंट, यदि इस संबंध में कोई दायित्व उत्पन्न ना हो, कोई दायित्व उत्पन्न ना हो, अगर इस संबंध में कोई दायित्व आपको सूचनाओं में नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को संचित लाभ मान लेना है। और संचित लाभों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है सर, उनको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसे भी हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो इसे संचित लाभ मानते हुए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ना हो तो इसे यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, तो इसे मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को संचित लाभ मानते हुए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लाभ माना जाएगा, इसको संचित लाभ माना जाएगा। और संचित लाभ के लिए हम प्रविष्टि क्या करते हैं सर, संचित लाभों को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो जब इनको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो देखो लायबिलिटी साइड में मतलब इनका क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। यहां पे क्रेडिट किसको करेंगे, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो यहां पे डेबिट हुआ और इनको कैपिटल में संचित लाभ मान के क्रेडिट करना, तो लाभों से कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बढ़ने से कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रविष्टि हो जाएगी। ये प्रविष्टि लाभ हानि अनुपात में हो जाएगी। कौन से अनुपात में सर, ये लाभ हानि अनुपात में प्रविष्टि हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस संबंध में यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई दायित्व उत्पन्न हो तो हम क्या करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमने यह लिखा, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के संबंध में दायित्व उत्पन्न हो, संबंध में दायित्व उत्पन्न हो, तो इस परिस्थिति में आपको यह देख लेना है कि दायित्व की राशि क्या है। अगर कर्मचारी क्षतिपूर्ति के संबंध में जो दायित्व उत्पन्न हुआ है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा या इसके बराबर है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की सारी राशि उस दायित्व के खाते में हस्तांतरित हो जाएगी और फिर दायित्व का भुगतान हो जाएगा। और अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो राशि है वो दायित्व से ज्यादा है, तो रिजर्व में जो शेष बचेगा उसे संचित लाभ मान लिया जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे हो तो इस संबंध में क्या करना है, दायित्व की सीमा तक WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो भी संपत्ति दायित्वों का भुगतान करना है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करना, रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित किया जाएगा। कहां तक ट्रांसफर किया जाएगा, दायित्व की सीमा तक रिजर्व को हस्तांतरित कर देंगे। लेकिन अगर दायित्व रिजर्व से ज्यादा निकल गए तो भी पूरा रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर रिजर्व ज्यादा हो और दायित्व कम हो तो उस परिस्थिति में जितना दायित्व बनता है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और रिजर्व में जो शेष रहेगा वो संचित लाभ मान लिया जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब इसको आप हस्तांतरित करेंगे तो WCR अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे
और दायित्व की सीमा तक इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो प्रविष्टि क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का शेष क्या था सर, रिजर्व मींस क्रेडिट शेष था, हस्तांतरित होगा तो ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट इसकी जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये कौन सी सीमा तक, ये दायित्व की सीमा तक, दायित्व की सीमा तक यहां स्थानांतरित हो जाएगा दायित्व की सीमा तक। और मान लो कि अगर इसमें कुछ शेष रह गया हो रिजर्व में, दायित्व की सीमा तक हमने स्थानांतरित किया रियलाइजेशन में, फिर भी अगर कोई शेष रह गया हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, तो उसको हमें संचित लाभ मानते हुए यहां पे हस्तांतरित कर देना है कैपिटल में। और इसके बाद पहली प्रविष्टि होगी, फिर दूसरी प्रविष्टि क्या होगी, दायित्व का भुगतान करेंगे। तो दायित्व का भुगतान करने पर दायित्व का भुगतान करने पर, और जब हम दायित्व का भुगतान करेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं तो दायित्व का भुगतान रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से करेंगे। तो जब दायित्व का भुगतान होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जितना भी दायित्व था, रिजर्व से ज्यादा या रिजर्व से कम जितना भी है वास्तविक दायित्व उसका भुगतान करेंगे। और भुगतान करेंगे तो कैश फर्म से चली जाएगी, तो कैश फर्म से गई तो जाने वाली वस्तु क्रेडिट हो जाती है, तो कैश या बैंक अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये वास्तविक दायित्व की राशि से वास्तविक भुगतान कितना किया है, भुगतान की राशि से आप इसको क्या कर देंगे सर, प्रविष्टि को कर देंगे। तो ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। यहां ध्यान रखना है आपको कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय को दायित्व की सीमा तक ही रिजर्व में स्थानांतरित करना है। अगर दायित्व की सीमा तक रिजर्व को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद भी अगर रिजर्व में शेष रह गया, मान लो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पे 10,000 रुपए का था और दायित्व सिर्फ 8,000 का उत्पन्न हुआ, जो इसका दायित्व आया वो इसका दायित्व मान लो कि 8,000 रुपए आया, तो आपको 10,000 का रिजर्व था, 8,000 का दायित्व है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ 8,000 ही ट्रांसफर करने हैं। तो 2,000 जो रिजर्व में शेष रहेगा वो संचित लाभ मान के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये हो जाए कि रिजर्व था 10,000 और दायित्व की राशि थी कितनी, 12,000, तो 2,000 रुपए रिजर्व में कम पड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपए का रिजर्व था, पूरा रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा और भुगतान पूरे 12,000 के दायित्व का होगा। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था अपना डिफरेंट आइटम्स जो बैलेंस शीट में दी रखी होती है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्म के समापन पर ख्याति का लेखांकन क्या होता है। तो देखिए आपने पिछले जो चैप्टर्स थे फर्म का, जो समापन से पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, पार्टनर का रिटायरमेंट है या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, इन सब चैप्टर्स में हमने गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया था। लेकिन यहां हमने क्या किया है, गुडविल एक अदृश्य संपत्ति और इसको अन्य संपत्तियों के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था। तो यानी कि अगर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको स्पेशली पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है, तो एक संपत्ति मान के। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते टाइम आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट लगा के लिखेंगे यहां इसके नीचे नोट। कई बार क्या होता है कि हम किसी दायित्व का भुगतान करते हैं, ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज दी हुई है, इन आउटसाइड लायबिलिटीज का हम भुगतान करते हैं और भुगतान में नकद ना देके किसी न किसी प्रकार की संपत्ति उसे दे दी जाती है। तो संपत्ति देकर अगर दायित्व का भुगतान किया गया है तो उसके लिए कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि दायित्व रियलाइजेशन में चले गए, संपत्तियां भी रियलाइजेशन में चली जाती हैं। तो दोनों के लिए, संपत्ति और दायित्व दोनों के लिए रियलाइजेशन वर्ड को हम यूज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री बनेगी, इसलिए वो एंट्री तो कैंसिल होगी पहली। तो आपको ध्यान बस इतना सा रखना, पॉइंट नंबर 1 यहां पे, यदि दायित्व का भुगतान संपत्ति देकर किया जाता है
तो कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। तो इस संबंध में हमें कोई प्रविष्टि नहीं करनी होती है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या करता है, ये जो संपत्तियां आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की हैं, इन संपत्तियों की वसूली के संबंध में कोई सूचना नहीं होती है। तो जब संपत्तियों की वसूली के संबंध में सूचना है तो उन संपत्तियों से जितनी वसूली के संबंध में सूचना उतना रुपए वसूल हो रहा है। और अगर इनकी वसूली के संबंध में कोई सूचना नहीं है तो यह माना जाएगा कि इन संपत्तियों से कुछ भी वसूल नहीं हुआ है। तो यहां लिखेंगे संपत्तियों से वसूली के संबंध में कोई सूचना ना हो। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, सर जब संपत्ति के वसूली के संबंध में सूचना ना है तो यह माना जाता है कि संपत्ति से उस संपत्ति से कुछ भी वसूल नहीं हुआ है, यानी कि उस संपत्ति से किसी भी प्रकार का अमाउंट आपको वसूल नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट, अगर यही सिचुएशन दायित्वों के संबंध में हो कि दायित्वों के भुगतान के संबंध में कोई सूचना नहीं है। कई बार प्रश्न में बोल देता है कि क्रेडिटर है या फिर अन्य कोई दायित्व है, उनका कितना भुगतान करना है, बट्टे पर भुगतान करना है, या फिर कोई निश्चित राशि बता देता है कि निश्चित राशि का भुगतान करना है, तब तो भुगतान की जितनी राशि सूचनाओं में बताई गई उतने भुगतान कर देंगे। लेकिन नीचे सूचनाओं में आपको इन दायित्वों के भुगतान के संबंध में कोई सूचना ही नहीं दी हुई है कि दायित्वों का भुगतान करना भी है कि नहीं करना है। तो उस संबंध में आप क्या करेंगे, तो दायित्वों के भुगतान के संबंध में सूचना ना होने पर, भुगतान के संबंध में सूचना ना होने पर तो जब दायित्वों के भुगतान के संबंध में कोई सूचना नहीं है तो यह माना जाएगा कि जो दायित्व की राशि बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी, जितनी दायित्व की राशि थी उसका संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। तो संपत्तियों की वसूली के संबंध में सूचना ना हो तो क्या मानना है, सर संपत्ति से कुछ भी वसूल नहीं हुआ। और दायित्वों के भुगतान के संबंध में सूचना ना हो तो यह मानना है कि सर दायित्वों का पुस्तक मूल्य पर भुगतान किया गया है। तो यहां इस संबंध में क्या मानना न होने पर माना जाएगा कि दायित्वों का पुस्तक मूल्य पर भुगतान किया गया, पुस्तक मूल्य पर भुगतान किया गया है, यह आपको मानना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए फर्म के समापन पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे। फर्म के समापन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक फर्म के 50,000 के देनदारों से समापन पर 45,000 रुपए वसूल हुए, वसूली की जनरल प्रविष्टि दीजिए। फर्म की जो बैलेंस शीट थी उसमें 50,000 के देनदार दिखाए हुए हैं और जो देनदार दिखाए हुए उनसे हमें वसूल हुआ रुपए 45,000। हमसे पूछा है सिर्फ वसूली की प्रविष्टि। याद कीजिए मैंने आपको बताया कि ये अपना क्या था, बैलेंस शीट था। मान लो ये अपना बैलेंस शीट था। बैलेंस शीट का ये जो एसेट्स साइड है इधर लायबिलिटी साइड होता है और इधर एसेट साइड में आपको डेटर्स का बैलेंस दिखाया हुआ है कितना, 50,000 का डेटर्स दिखाया हुआ है यहाँ पे आपको। और इनसे जो आपको डेटर्स है वसूली हुई है, वसूली किससे, डेटर्स से यानी देनदारों से, ये हुए रुपए 45,000। तो हमें इस वसूली की प्रविष्टि बतानी है। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि ये जो एक डेटर्स भी अपनी एक चालू संपत्ति है। जितनी भी संपत्तियां होती है सबको पहले वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है
और इनको वसूली खाते में हस्तांतरित करने के बाद इन संपत्तियों का विक्रय किया जाता है। और विक्रय के समय प्रविष्टि क्या बताई थी, जब इनको 45,000 रुपए इनसे वसूल होंगे तो फर्म को क्या मिलेगा सर, कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये जो दायित्व डेटर्स थे इनसे वसूली हो चुकी है, तो वसूली के समय हम क्या प्रविष्टि करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और डिटेल में मैं बता देता हूं आपको, 45,000 की वसूली होगी। और डिटेल में अगर हम इस पे चर्चा करें कि सर अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल में बताओ, तो देखिए डिटेल में अगर हम चर्चा करें तो जब हम आंसर बनाएंगे, तो जब हम आंसर बनाते समय सबसे पहले संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। यहां डेटर्स जो एसेट साइड में दिए हुए वो कहां आएंगे सर, यहां रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। डेटर्स कितने रुपए से सर, 50,000 रुपए से यहां पे आ जाएंगे। और डेटर्स जो एसेट साइड में दिखाए गए हैं इनसे जब वसूली होगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन बाई कैश। एसेट रियलाइज जब होगा तो बाई कैश अकाउंट। कितना वसूली हो रहा है सर, 45,000 रुपए का वसूली हो रहा है, तो ये वसूली की प्रविष्टि होगी बाई कैश। डेटर्स को हम कहां लेके आए सर, रियलाइजेशन के डेबिट में लेके आए। और अब इन डेटर्स से जब वसूली होगी तो हम क्या करेंगे, बाई कैश एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने आपको ये समझाया था। तो बाई कैश एंट्री, तो एंट्री क्या हुई सर, बाई कैश मींस कैश अकाउंट डेबिट हो गया और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। इस तरह इस प्रश्न में प्रविष्टि क्या बन गई सर, प्रविष्टि बन जाती है वसूली के संबंध में कैश अकाउंट डेबिट हो गया और ये रियलाइजेशन अकाउंट जो क्रेडिट हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपए 45,000 से। तो ये प्रविष्टि होगी वसूली के संबंध में। ये अपना है आंसर नंबर 1, ये है आंसर नंबर 1। तो आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक फर्म में साझेदारों की पूंजी 20,000 रुपए, दायित्व 15,000 रुपए, रोकड़ से 1,000, फर्म के समापन करने पर विविध संपत्तियों से 9,000 रुपए वसूल हुए। वसूली की हानि क्या होगी? तो देखिए वसूली की हानि और लाभ ज्ञात करने के लिए वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट तब तक नहीं बना सकते जब तक बैलेंस शीट नहीं दी हो। तो पहले आपको इस क्वेश्चन से बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहां लिखा बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन। बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। तो बैलेंस शीट में 2 साइड्स हैं सर, ये है अपना लायबिलिटीज साइड है, इधर अपन अमाउंट लिखते हैं, ये अपना एसेट्स साइड होगा। यहां क्या आएगा, यहां सर रुपीज आएंगे। अब क्वेश्चन में जो जो चीजें बैलेंस शीट के आइटम दी हुई वो सब यहां पे पुटअप करेंगे। दिया हुआ है फर्म के साझेदारों की पूंजी यानी कैपिटल लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इस कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ अपने को 20,000 रुपए। सभी साझेदारों की पूंजी दी हुई, ये पार्टनर कैपिटल हो गया, पार्टनर्स कैपिटल। और फिर इधर दिया हुआ है दायित्व की राशि है 15,000, तो यहां लिखेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज का जो अमाउंट है वो दिया हुआ है रुपए 15,000। फिर आपको दिया हुआ रोकड़ शेष। रोकड़ शेष का मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, संपत्ति हो गया, तो यहां लिखेंगे कैश एसेट साइड में। ये था आपका 1,000 रुपए। और फिर आपको बताया गया कि जो संपत्तियां आपके पास थी उनसे 9,000 रुपए वसूल हुए। तो संपत्तियां थी कितनी, कैश तो पहले से ही वसूल हुआ ही रहता है, तो विविध संपत्तियों से आपको जब 9,000 वसूल हुए तो संपत्तियां थी कितनी वो बैलेंस शीट में पता चलेगी। देखिए आपको मालूम है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। तो इधर टोटल आ रहा है 35,000 और जबकि इधर सिर्फ 1,000 है, तो 34,000 रुपए का यहां कुछ डिफरेंस है। तो ये जो 34,000 का यहां एसेट साइड में डिफरेंस अमाउंट है, ये क्या है सर, ये सन्ड्री एसेट हो सकता है। ये बिजनेस का सन्ड्री एसेट्स है। तो बैलेंसिंग फिगर में आपको पहले सन्ड्री एसेट्स निकाल लेना है। और ये जो सन्ड्री एसेट्स आपने ज्ञात किया है, ये सन्ड्री एसेट पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, इससे वसूली होगी, दायित्वों का भुगतान होगा और उसके बाद वसूली की लाभ हानि ज्ञात करेंगे। तो वसूली की हानि ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बोला हुआ है, तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट के बाद हम बनाएंगे वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अब हम प्रिपेयर करेंगे। और जब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको यह मालूम है कि सबसे पहले हम संपत्ति और दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहां क्या लिखा जाएगा सर, यहां लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स।
यहां रुपीज, यहां पार्टिकुलर्स, यहां रुपीज। देखिए सबसे पहले ये जो कैश थी तो कैश अकाउंट में जानी है, और ये सन्ड्री एसेट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाएगी। यहां डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। कितना अमाउंट था इन सन्ड्री एसेट का? 34,000। इसके बाद ये कैपिटल अकाउंट में जाना, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाएगी। इनको इधर ले आओ, बाई आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज। कितना अमाउंट था सर इनका? 15,000 रुपए था। ये 15,000 का आउटसाइड लायबिलिटी आ गया। अब प्रश्न के अनुसार आपको ये जो संपत्तियां थी इनसे 9,000 रुपए वसूल होते हैं, तो संपत्तियों से जब वसूली होगी तो एंट्री, ये संपत्तियां थी डेबिट में, इनसे वसूली होगी तो यहां क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? बाई कैश भी लिख सकते हैं और बाई बैंक भी लिख सकते हैं, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड। कितना रियलाइज हुआ सर? 9,000 रुपए संपत्तियों से हमें रियलाइज हो रहा है, वसूली हो रही है 9,000 रुपए। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए अब इन दायित्वों के भुगतान के संबंध में कोई सूचना नहीं है, और अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब दायित्वों के भुगतान के संबंध में सूचना ना हो तो दायित्व का जो पुस्तक मूल्य है संपूर्ण राशि भुगतान करनी पड़ेगी। तो पुस्तक मूल्य 15,000 था, तो 15,000 संपूर्ण राशि में भुगतान करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दायित्व का भुगतान होगा तो कैश बिजनेस से गया, तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पेड। कितना? 15,000 का इसका पुस्तक मूल्य था, 15,000 का हमने भुगतान किया। अब अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट शेष है तो हानि है, और क्रेडिट शेष है तो लाभ है। तो देखिए डेबिट में दिया हुआ है 15,000 और 34,000, 49,000 यानी 49,000 आ जाता है, जबकि इधर कितना है? 15 और 9 24,000 है सिर्फ। तो कौन सा शेष है? डेबिट पक्ष की राशि ज्यादा है, तो ये डेबिट पक्ष की राशि ज्यादा हो तो लॉस हो जाता है, तो लॉस हो गया ये। तो इस लॉस का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट होगा। तो 49,000 जो दिया हुआ उसमें से 15 और 9 24,000 हो गया सर। 24,000 इसमें से माइनस कर दो, तो जब हम इसमें से 24,000 माइनस करेंगे तो 5 ये आएगा, 2 ये आएगा, 25,000 रुपए इनका डिफरेंस आ गया। तो ये जो हानि होनी है वसूली पर ये होगी 25,000 रुपए, या लिख दिया 49,000। तो जब भी आपको इस तरह प्रश्न दिया हुआ हो, पैराग्राफ में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट से संपत्ति और दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, और संपत्तियों से वसूली होगी बाई कैश करेंगे, दायित्वों का भुगतान होगा इधर टू कैश कर देंगे, और फिर अंतर की जो राशि होगी वो लाभ हानि में बताएगी। तो इस प्रश्न में हानि हो रही है कितनी? रुपए 25,000 की हानि हो रही है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिमी व श्रीकांत साझेदार हैं। 31 मार्च 2012 को साझेदारों की पूंजी क्रमशः 1 लाख रुपए व 50,000 रुपए है, तथा लेनदार 30,000 रुपए है। इसके बाद दिया हुआ है इसी तिथि को फर्म के समापन पर संपत्तियों का वसूली मूल्य 90,000 है। समापन पर वसूली खाता बनाइए। तो देखिए आपको जब वसूली खाता बनाना है तो वसूली खाते के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए सर? बैलेंस शीट चाहिए हमें। तो इस प्रश्न की पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये जो अगला क्वेश्चन है इससे पहले आप बनाओ बैलेंस शीट। लिखो यहां पे बैलेंस शीट। यहां होगा आपका लायबिलिटीज, यहां होगा आपका एसेट्स, यहां लिखेंगे आप अमाउंट इन रुपीज, प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न में आपको दिया हुआ है हेमी व श्रीकांत साझेदार हैं। 31 मार्च 2012 को पूंजी क्रम से 1,50,000। तो पूंजी यानी कैपिटल, जो कैपिटल दी हुई है वो दी हुई आपको 1,50,000। हेमी की कैपिटल कितनी? हेमी की कैपिटल है 1 लाख। श्रीकांत दूसरा साझेदार कौन है? श्रीकांत है। तो श्रीकांत की जो कैपिटल दी हुई है वो दी हुई है रुपए 50,000। तो दोनों की कैपिटल होगी सर 1,50,000 रुपए, दोनों की कैपिटल हो जाती है यहां पे। इसके बाद आगे प्रश्न में दिया हुआ है लेनदार 30,000 रुपए के हैं।
तो लेनदार अपना दायित्व है, यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिटर्स, दायित्व पक्ष में क्रेडिटर आ गया, जिसका अमाउंट हमें कितना दिया हुआ सर, इसका अमाउंट है 30,000 रुपए क्रेडिटर्स का। इसके बाद आगे आपको प्रश्न में दिया गया, इसी तिथि को फर्म के समापन पर संपत्तियों का वसूली मूल्य 90,000। तो ये वसूली मूल्य 90,000 दिया हुआ है, तो वसूली मूल्य तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि संपत्तियों से जब वसूली 90,000 हो रही है तो संपत्तियों का पुस्तक मूल्य कितना था। तो पुस्तक मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको बैलेंस शीट को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो गया सर, 1,80,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया, और हम ये जानते हैं कि बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है। तो जब ये 1,80,000 है तो एसेट साइड में भी टोटल 1,80,000 होना चाहिए, लेकिन एसेट साइड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, टोटल बैलेंस ही 1,80,000 आ रहा है। तो यहाँ एसेट साइड में 1,80,000 का ये जो शेष आ रहा है, इस शेष को आप क्या कहेंगे सर, ये तो अपनी एसेट्स है, तो लिख देंगे यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स, जो कि आपने कैसे कैलकुलेट की सर, बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करके अपन ने इसको बताया कि 1,80,000 की एसेट है। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में सर वसूली खाता बनाने के लिए कहा गया, तो चलिए हम वसूली खाता बना लेते हैं इससे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। यहां लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ये डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होगा, यहां पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां लिखा जाएगा अमाउंट, यहां भी लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स, और यहां लिखा जाएगा अमाउंट इन रुपीस। देखिए सबसे पहले इन संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स, कितना सर रुपए, 1,80,000। फिर ये जो बाहरी दायित्व यानी क्रेडिटर्स है, ये कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में जानी है। ये जो क्रेडिटर है इनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, तो इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, या लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स हो गए 30,000 रुपए की। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया कि जो ये संपत्तियां 1,80,000 थी, इनसे 90,000 रुपए वसूल हुई, तो जब इन संपत्तियों से वसूली होगी तो यहां लिखेंगे बाई कैश, बाई कैश अकाउंट। कितना वसूली हो रहा है सर, इन संपत्तियों से 90,000 रुपए वसूल हो रहे हैं, तो जितना इनका वसूली मूल्य वो यहां लिख दिया हमने रुपए 90,000, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दायित्व के संबंध में कोई सूचना नहीं है, और आपको मैंने बताया था जब दायित्व के संबंध में कोई सूचना ना हो तो दायित्व की संपूर्ण राशि को भुगतान किया जाता है। तो जब दायित्व का भुगतान करेंगे तो कैश बिजनेस से चला जाएगा, तो यहां लिखेंगे टू कैश। दायित्व का भुगतान कर रहे हैं तो यहां क्या लिख रहे हैं, टू कैश अकाउंट, क्योंकि दायित्व का भुगतान होगा तो कैश बिजनेस से गया तो कैश क्रेडिट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स पेड। कितना पेमेंट हुआ क्रेडिटर को सर, संपूर्ण पुस्तक मूल्य का भुगतान करो, कोई सूचना नहीं है। अब लाभ हुआ अथवा हानि भी वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो जब इनका टोटल लगाया तो ये 2,10,000 आया। 2,10,000 में से जब हमने 1,20,000 घटाया तो बच गए यहां पे 90,000 रुपए का शेष। और ये जो शेष है ये क्या है सर, ये लॉस है, तो यहां लिखेंगे लॉस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल में, लॉस ट्रांसफर। इस लॉस को कहां ट्रांसफर करना है सर, इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। पार्टनर कौन थे, हिमी और श्रीकांत पार्टनर थे, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हिमीज कैपिटल और श्रीकांत कैपिटल, हिमीज कैपिटल और श्रीकांत कैपिटल। कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है सर, यहां जो इनका लाभ वाजन अनुपात था वो तो दिया हुआ नहीं है, और जब लाभ वाजन अनुपात प्रश्न में नहीं दिया होता तो लाभ वाजन अनुपात होता है समान, तो इस 90,000 को समान समान विभाजित कर दें तो 45,000 रुपए लॉस होगा हिमी का और 45,000 रुपए होगा श्रीकांत का। तो इस तरह ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्म के समापन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।